नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भूमि क्लासेस। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ अपने नए टॉपिक के साथ। बच्चों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप लोगों को पता ही है हमारा डिस्कस चल रहा था यहाँ पे संविधान को लेके। और संविधान में हमने कुछ कल बेसिक चीजों को देखा, जिससे मैंने बताया था कि हालांकि उन टॉपिकों से हमारा एग्जाम से तो कोई संबंध है नहीं, लेकिन फिर भी अगर बात करूं तो जैसे भी हम संविधान को पढ़ेंगे आगे, तो इन टॉपिकों की अपने आप में एक स्पेशल भूमिका होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहले आपको बेसिक तैयार किया कराया जा रहा है, उसके बाद फिर हम एडवांस की चीजों की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हम देख लें कल के टॉपिक को अपने। कल हमने आपसे डिस्कशन किया था, आपसे डिस्कस किया था कल यहाँ पे। तो जो हमारा डिस्कस था, हमने सबसे पहले यहाँ पे बात की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपसे जो बात की थी यहाँ पे, पहला जो डिस्कशन था हमारा, वो किसको लेकर था? तो मैंने यहाँ पे बताया था कि बहुमत के प्रकार, बहुमत के प्रकार। और जब बहुमत के प्रकार की ओर हम बढ़े थे यहाँ पे, तो बहुमत के प्रकार में हमने देखा था यहाँ पे कि जो बहुमत होता है, जो मेजोरिटी होती है, ये कितने टाइप की होती है? तो ये होती है 3 प्रकार की। 3 प्रकार यहाँ से आपको बताए गए थे। और 3 प्रकार कौन से थे यहाँ पे? तो पहला बताया गया था साधारण बहुमत, साधारण बहुमत। और साधारण बहुमत को बोला जाता है सिंपल मेजोरिटी। इसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पे प्रभावी बहुमत, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है ये बताया था आपको, इफेक्टिव मेजोरिटी। और इसके बाद हम चले थे यहाँ पे विशेष बहुमत की ओर, विशेष बहुमत की ओर हम चले थे यहाँ पे। ठीक है, विशेष बहुमत क्या होता है ये हमने देखा था यहाँ पे। ठीक है, तो ये बता देते साधारण बहुमत क्या है, आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा, इसमें ज्यादा समय मैं आपको वेस्ट नहीं करूंगा। दूसरा प्रभावी बहुमत क्या होता है, इसका यूज कहां पे होता है ये बता दिया था। इसके बाद हम विशेष बहुमत की ओर बढ़े थे यहाँ पे। तो विशेष बहुमत क्या होगा, किस प्रकार का था विशेष बहुमत, तो ये भी अभी इसको लेकर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बीच में ही मैंने ये टॉपिक छोड़ दिया था। तो अब हम बात करेंगे विशेष बहुमत, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो है आपका विशेष बहुमत। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ठीक है, और ये जो विशेष बहुमत है, तो मैंने बताया कि ये इसका मतलब होता है कुल का 2/3, कुल का 2/3। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया था आप लोगों को कि ये कितने प्रकार का होता है। तो ये होता है आपका 3 प्रकार का। इसमें जो पहला होता है वो होता है विशेष बहुमत। फर्स्ट क्या होगा, तो एक होता है उपस्थित, उपस्थित एवं मतदान। ठीक है, उपस्थित एवं मतदान, मतदान करने वाले, करने वाले सदस्यों का, सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है भाई, क्या है यहाँ पे पहले टाइप का, जो फर्स्ट टाइप का बहुमत होगा, विशेष बहुमत है, स्पेशल मेजोरिटी, उसमें क्या होगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत क्या होता है ये। तो ये आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। और जब एग्जांपल की बात करें तो पहले वाले में, जो पहला वाला आपका विशेष बहुमत है, तो ये क्या है, अब जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लो मैं आपका। ठीक है, एग्जांपल क्या होगा, तो यहाँ पे जैसे मान लो आप एग्जांपल, मान लो कि लोकसभा में जो कुल सदस्य संख्या है वो कितनी है, 543। कल भी बताया था आपको। ठीक है, लेकिन जब मैंने ये भी बताया था कि जब कोई विषय चल, जब कोई मुद्दा होगा तभी ये 543 सदस्य उपस्थित होंगे, अन्यथा ये प्रत्येक दिन सभी सदस्य उपस्थित नहीं होते। ठीक है, अब मान लो कि कोई विषय है, आज आया कोई विषय, और आज के समय जो उपस्थित हैं व्यक्ति, उनमें से केवल 200 ही व्यक्ति उपस्थित हैं। ठीक है, लेकिन इन 200 में से जो यहाँ पे जो वोट डाली, वो यहाँ पे जो शामिल हुए, वो केवल कितने सदस्य शामिल हुए, 180, 180 सदस्य शामिल हुए। ठीक है, तो अब ये 180 क्या है, कुल सदस्य हैं। ठीक है, तो अब 180 सदस्यों का 2/3, 180 सदस्यों का जो 2/3 होगा, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो उपस्थित कितने हुए थे, 200 थे, लेकिन मतदान किसने किया, 180 ने किया। तो अब कितने हो गया, उपस्थित और मतदान कहलाने करने वाले सदस्य कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगे, ये वाले, और इनका ही 2/3 बहुमत होगा। ये कैसा होता है, फर्स्ट प्रकार का विशेष बहुमत। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रकार का विशेष बहुमत कहां पर यूज होगा, तो संविधान में केवल इसका 2 स्थान पर यूज है।
ठीक है, संविधान में इधर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख लो, संविधान में इस आर्टिकल का केवल 2 स्थान पर यूज है। एक है आर्टिकल 249 और एक है आर्टिकल 312। ठीक है, एक आर्टिकल 249 है जहां पर पहले टाइप का विशेष बहुमत का यूज है, दूसरा आर्टिकल 312 जहां पर फर्स्ट टाइप का विशेष बहुमत यूज किया जाता है। ठीक है भाई, हो गया, तो 2 आर्टिकल में यूज होगा। अब इसके बाद विशेष बहुमत सेकंड टाइप, विशेष बहुमत सेकंड टाइप क्या है? विशेष बहुमत सेकंड टाइप, तो सेकंड टाइप की बात करूं, सेकंड टाइप विशेष बहुमत क्या है? तो यहां पे ये भी क्या होगा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, आधे से कम न हो। ठीक है भाई, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। दोबारा समझो, पहले वाले टाइप का क्या था, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। लेकिन यहाँ पे एक लाइन और जुड़ गई, जो बहुमत जो कुल सदस्य संख्या, यहाँ पे आएगा कुल सदस्य संख्या, जो कुल सदस्य संख्या की, इधर लिखो मैं, कुल सदस्य की संख्या के आधे से कम ना हो। तो यहाँ पे सदस्य संख्या आएगा, रिपीट करना, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से क्या हो, कम ना हो। ठीक है, तो ये होता है सेकंड टाइप विशेष बहुमत, नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं, जैसे एग्जाम्पल मान लो, मैं से आप लोगों को बताते रहा हूं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अब जैसे मान लो कि लोकसभा में, और ये एक बात और याद रखेंगे कि ये लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अलग अलग होगा, इसी टाइप से, इसी प्रकार से होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं बात करूं कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 543। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो उपस्थित सदस्य हुए किसी दिन, मान लो आज की दिनांक कितनी है, आज दिनांक है 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर को मान लो कि किसी अधिकारी को, केंद्र सरकार के किसी प्राधिकारी, एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या कैग को हटाने का प्रस्ताव लेके आए, तो यहाँ पे जो प्रस्ताव लाया जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आज के दिन 1 दिसंबर को जो कुल उपस्थित सदस्य हुए, इसको मैं रब कर दूं एक बार, तो यहाँ पे जो मान लो कैग को हटाने के लिए आज के दिन उपस्थित सदस्य हुए, यहाँ पे कितने, 300 में मान लो 300 सदस्य, कहने का मतलब 300 एमपी यहां से उपस्थित हुए। ठीक है, लेकिन इनमें से क्या हुआ, इनमें से केवल 280 सदस्य ये क्या थे, ये प्रेजेंट थे। ठीक है, और 280 ने ही क्या की, वोटिंग की। ठीक है, तो अब 280 का हमने क्या निकालना है, विशेष बहुमत कैसे निकलेगा, तो 280 को जब हम 2/3 से भाग देंगे, क्योंकि 2/3 का मतलब है क्या है, विशेष है, बहुमत है, तो इसमें जब हम काटेंगे इसको, तो कितना आएगा, 2 एकम 2, ठीक है, और 2 चौक 8, कितना हो गया, 140 हो गया। तो 140 को जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, तो यहाँ पे कितना आएगा, 280, 140 दूनी कितना हो गया, 280 हो गया ना, 140 दूनी 280। ठीक है, लेकिन लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, 543 है, और 543 का हाफ करेंगे तो कितना बैठेगा, लगभग 272 के समथिंग बैठेगा। इसका आधा कितना बैठेगा, 272 के समथिंग बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बताओ। तो 271 पॉइंट कुछ बैठेगा ना, लेकिन यहाँ पे बात की जा रही है व्यक्तियों की, तो व्यक्ति तो पूरा ही लगना पड़ेगा, तो 272 एमपी हो गए। तो अभी हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो यहाँ पे आया है विशेष बहुमत निकल के, जो कुल के आधे से, तो ये आधे से अधिक है या नहीं है, आधे से अधिक है या नहीं है। तो जिस व्यक्ति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा, जिस व्यक्ति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है, और ये संख्या भी यहाँ पे अधिक आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, उस व्यक्ति को हटना पड़ेगा, उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर ये 272 से कम होता है यहाँ पे, ठीक है, मान लो कि सदस्य उपस्थित होते 200, तो 200 में से 180 वोट करते तो फिर नहीं बन पाता ये।
ठीक है, तो इसको कहते हैं सेकंड टाइप का विशेष बहुमत। और इसका उपयोग कहां पे होगा? केंद्र सरकार के जितने भी प्राधिकारी है, जितने भी प्राधिकारी का मतलब यह है कि जैसे यहां पे सीजेआई को हटाना है, सीजेआई का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या ऐसे कह सकता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के सभी जज, ठीक है। दूसरा यहां पे अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर हटाना है, क्लियर, ठीक है। इसके बाद यहां पे कैग को हटाना है, सीएजी कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो केंद्र सरकार के प्राधिकारियों को हटाने में जो बहुमत यूज किया जाता है तो वो कौन सा होता है? विशेष बहुमत, और वो भी कौन सा? सेकंड टाइप का। तो ये मुझे आशा है कि शायद ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एक अंतिम विशेष बहुमत बचा हुआ, ठीक है। तो अंतिम विशेष बहुमत कौन सा है? तो ये होगा कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत तीसरा इस वाले प्रकार का होगा, ठीक है। जो कुल सदस्य संख्या है, मान लो कि 543 सदस्य किसमें है? लोकसभा में है, तो इसका 2/3 जो भी होगा, ठीक है। तो ये होता है तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, और इसका एकमात्र यूज होगा, और वो कहां पे होगा? एक आर्टिकल के लिए, आर्टिकल 61 अर्थात महाभियोग। जब राष्ट्रपति में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी तो तब इसका यूज किया जाता है, किसका? तीसरे प्रकार के बहुमत का। तो मुझे आशा है कि शायद आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे कि बहुमत के प्रकार, कितने प्रकार का बहुमत होता है, ठीक है, और इसके बाद संविधान में क्या अंतर है और राज्य व्यवस्था क्या है, ठीक है, वो हमने कल देख लिया था। अब इसी के साथ अपना समय वेस्ट ना करते हुए मैं टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं, और जो टॉपिक हम शुरुआत करेंगे तो वो आप देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हम यहां से शुरुआत करने वाले हैं हम, ठीक है। चलो भाई, अब यहां से जो टॉपिक की शुरुआत मैं करूंगा वो टॉपिक है आपका प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना या प्रस्तावना को ही बोला जाता है आपकी उद्देशिका। प्रस्तावना को ही क्या बोला जाता है? उद्देशिका बोली जाएगा, ठीक है। उद्देशिका या प्रियम्बल भी इसे बोलते हैं, अब ये प्रस्तावना क्या चीज है? तो एक बार आप मेरे साथ, जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना क्या है? सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि प्रियम्बल क्या है, व्हाट इज प्रियम्बल। तो प्रियम्बल की मैं बात करूं तो प्रियम्बल क्या है? अब मेरे जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं, चाहो तो आप उनको नोट भी कर सकते हो, साथ साथ धीरे धीरे मैं बोल रहा हूं। तो मैं क्या कहूंगा कि जब हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना क्या है? संविधान के लिए, ठीक है। जब हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान के लिए उस भूमिका की तरह है, ठीक है। संविधान क्या है? प्रस्तावना संविधान के लिए उस भूमिका की तरह है जिसमें संविधान के आदर्शों, ठीक है, जिसमें क्या है? संविधान के आदर्शों, संविधान के उद्देश्यों, शासन के उद्देश्यों, संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों, शासन प्रक्रिया एवं संविधान के लागू होने, लागू होने का उल्लेख है, ठीक है। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, यहां से मैंने बताया कि संविधान जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, संविधान के लिए उस भूमिका के जैसा है या उस भूमिका की तरह है जिसमें संविधान के आदर्शों, उद्देश्यों एवं शासन प्रक्रिया तथा संविधान के लागू होने का उल्लेख किया गया है। तो इसको क्या बोला जाता है? ये बोली जाएगी आपकी, क्या बोली जाएगी? ये आपकी बोली जाएगी प्रस्तावना, ठीक है। लेकिन बच्चों जब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना अगर मैं बात करूं तो प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान में प्रस्तावना का कोई उल्लेख है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो उल्लेख है वो किसका है? वो उल्लेख दिया गया है उद्देशिका का,
ठीक है, प्रस्तावना में जो उल्लेख दिया गया है, जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिकवादी पंथ, इस प्रकार से जब पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रस्तावना है, ये मतलब प्रस्तावना। लेकिन इसमें जो संविधान में उल्लेख है वो किसका है, उद्देशिका का, उद्देशिका, ठीक है। और उद्देशिका को हम क्या बोलेंगे, इससे बोले जाता है प्रियम्बल। क्या बोला जाता है, प्रियम्बल। और जब प्रियम्बल को हम यहां से डिफाइन करेंगे अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में जो प्रियम्बल शब्द है उसका मतलब क्या होता है, प्रस्तावना। ठीक है भाई, तो हम कहेंगे कि प्रस्तावना संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं क्योंकि प्रियम्बल से बना है अंग्रेजी के शब्द से, उसी के आधार पर यहाँ पे प्रस्तावना को माना जाता है। ठीक है, तो हो गया। अब ये प्रस्तावना आई कहां से, उद्देशिका कहां से आई संविधान में, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, जब भारतीय संविधान सभा की बैठकें हो रही थी, संविधान असेंबली की जब संविधान असेंबली बैठी हुई थी, ठीक है। और आप लोगों को पता ही है कि संविधान की जो प्रथम बैठक है वो कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की प्रथम बैठक। ठीक है, इसके बाद सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1940 को। हालांकि ये टॉपिक मैं आप लोगों को जब संविधान का निर्माण में पढ़ाऊंगा तो तब ये टॉपिक देखेंगे हम। तो संविधान सभा की सेकंड बैठक 11 दिसंबर 1940 को, तीसरी बैठक हुई थी इसकी 13 दिसंबर 1940 को। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1940, 1946, 13 दिसंबर 1940 को। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे ये जो तीसरी बैठक हुई है 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन था। ठीक है, एक कंफ्यूजन था। और कंफ्यूजन क्या था, ये कंफ्यूजन ये था कि जो हम बैठक के जा रहे हैं, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है भाई, जो बैठक की जा रहे हैं, और बैठक कहां हो रही है, दिल्ली के पुस्तकालय भवन में हो रही। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बैठक के जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका उद्देश्य जानने के लिए पंडित नेहरू के द्वारा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ध्यान से सुनते जाना एक एक कॉन्सेप्ट काम का, तो 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया। और यह प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है भाई, तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को प्रेजेंट करने वाले कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक क्वेश्चन तो मेरे बच्चे यहां पे आपका बनेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, तो ये लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कौन लेके आए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया था, तो 13 दिसंबर 1940 को यह उद्देश्य प्रस्ताव आया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को आया। लेकिन जो संविधान सभा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, इस असेंबली ने क्या किया, 22 जनवरी 1947, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसे संविधान सभा ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, कुछ संशोधन के बाद इस संविधान सभा ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और एक्सेप्ट करने के बाद इसी के आधार पर क्या हुआ, ये उद्देशिका बनी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें क्या है, प्रस्तावना के स्थान पर जो डिफाइन है वो क्या है, उद्देशिका है। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि उद्देशिका जो बनी है वो किसके आधार पर बनी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाए गए उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर, जो 13 दिसंबर 1940 को लाया गया था। लेकिन इसे जो एक्सेप्ट किया संविधान सभा ने वो किया 22 जनवरी 1947 को। तो मुझे आशा है कि ये पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ और चीजें भी आप देख लें यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट क्या है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये जो प्रस्तावना है इसका स्रोत क्या है। प्रस्तावना का स्रोत का मतलब यह है कि किस देश से इसको लिया गया है। ठीक है, तो इसका जो स्रोत है वो है अमेरिका। क्या है बच्चों, अमेरिका, अर्थात अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना को लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो विश्व में जो सबसे प्राचीन लिखित संविधान है, विश्व का जो सबसे पहला लिखित संविधान है वो क्या है, अमेरिका का संविधान है। ठीक है, और दूसरा अगर बात करें यहाँ पे इसकी जो लैंग्वेज है, जो भाषा है प्रस्तावना की, ये भाषा कहां से ली गई है, तो ये भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अर्थात जैसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान में प्रस्तावना की भाषा है, ऐसे ही भारत के संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान की जैसी ही। तो दो क्वेश्चन ये आप लोगों के क्लियर हो गए। ठीक है, तो स्रोत अमेरिका है, दूसरा भाषा कहां से ली गई, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
ठीक है। अब तीसरी चीज एक और जान लो आप लोग, यहां से ये जो प्रस्तावना लागू हुई है, प्रस्तावना जो लागू हुई है ये हुई 26 नवंबर 1949। क्लियर? 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना क्या हुई, लागू हुई है। हालांकि मैं बात करूं इस दिन यहां पर संविधान को भी अंगीकृत कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, लेकिन अभी संविधान लागू नहीं हुआ था, केवल अभी अंगीकृत किया गया था, ठीक है, हो गया। तो अब यहां पे क्या है, 26 जनवरी 1949 को ही प्रस्तावना लागू कर ली गई। तो यहां से हमारे जो प्रस्तावना से कुल क्वेश्चन बने, तो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया, सबसे पहले बेसिक चीजें मैंने बताई आपको, प्रस्तावना, तो प्रस्तावना संविधान में नहीं है, उद्देशिका है। उद्देशिका कहां से आई, तो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू के द्वारा कब लाया गया था, तो बताया 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को यह उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्लियर है इतना? इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने बताया कि प्रस्ताव, जो उद्देश्य प्रस्ताव है, संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया, कब अंगीकृत, कब स्वीकार किया, तो 22 जनवरी 1947 को, और इसी के आधार पर बनी आपकी प्रस्तावना। दूसरा, प्रस्तावना का स्रोत कहां से, अमेरिका के संविधान से, भाषा कहां से है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, और नेक्स्ट यहां से 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है। तो इसकी एक झलक आप लोग देखेंगे मेरे साथ कि क्या है प्रस्तावना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम, और मुझे आशा है कि जो मैंने चीजें बताई है वो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो प्रस्तावना की स्टार्टिंग है, और एग्जामिनर ये आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा, ठीक है। तो ये दिखाई दे रहा होगा भारत का संविधान, और भारत के संविधान में ये एक प्रकार से ओरिजिनल, ये जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसमें जो मुख्य रूप से प्रस्तावना दी गई है वो यही वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा उद्देशिका, ठीक है। तो उद्देश्य का लिखा हुआ है, प्रस्तावना लिखा हुआ नहीं है। और इसके देखो जो स्टार्टिंग हो रही है, कहां से हो रही है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न, ठीक है, इसके बाद समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, इसके साथ साथ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए, प्राप्त कराने के लिए, ठीक है, हो गया। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर, देखो ये आ गया 26 नवंबर, कितना आ गया, 26 नवंबर। और देखो एक चीज और देखेंगे आप, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ऐत द्वार, ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं यहाँ पे शब्द आया है आत्म अर्पित, ठीक है। तो लास्ट में ये शब्द शायद आप लोगों को शायद ना दिखे, लेकिन मैं इसको बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें 3 शब्द है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित। तो इस प्रकार से है आप लोगों की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को क्या हुई है, यहां से लागू हुई है। तो ये क्या था, ये मैं आपको अभी बता दूंगा कि किस प्रकार से ये चीजें चलो भाई आगे बढ़ो। तो अब इसके बाद जब हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये तो आपने देख लिया, अब इसके बाद हम देखेंगे ये प्रस्तावना और वैसे है क्या, प्रस्तावना है क्या। तो ये तो आपने देख लिया कि कहां से इसकी शुरुआत हुई है, किस प्रकार से हुई है, तो ये तो आप लोगों ने देख लिया होगा। चलो भाई, तो अब ये प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य, प्रस्तावना का उद्देश्य, या हम कहेंगे प्रस्तावना का वर्गीकरण, प्रस्तावना का वर्गीकरण, का वर्गीकरण, ठीक है भाई। प्रस्तावना का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जब इसका हम वर्गीकरण करेंगे, तो हमें इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करना पड़ता है। हमें इसमें बताया गया है कि प्रस्तावना में एक प्रकार से यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि सत्ता को लेकर बात की गई है, और स्टार्टिंग में यहाँ पर देखा हुआ कि इस प्रस्तावना की जो शुरुआत हो रही है वो कहां से हो रही है, हम भारत के लोगों से, ठीक है। अब इसमें हम भारत के लोगों का मतलब क्या, तो सबसे पहले यहाँ पे सत्ता, तो यहाँ पे बताया जा रहा है सत्ता कि जो वर्तमान में जो भी सरकार है उसको क्या क्या किस प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए, उसको अपने आप को तानाशाही समझना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे सत्ता का स्रोत,
सत्ता का स्रोत, यहाँ पे जो पहला है उसमें बताया गया है कि सत्ता का स्रोत क्या है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि सत्ता का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और इसके बाद नेक्स्ट यहां पे बताया गया है कि सत्ता का यहां पे स्वरूप आएगा, यहां पे सत्ता का स्वरूप, ठीक है। इसके बाद उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम प्रस्तावना को यहाँ पे विभाजन कर लिया। ओके, कितनी चीजें यहाँ पे बताई गई। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पे सत्ता के स्रोत को लेके कि सत्ता का स्रोत क्या है, तो सत्ता के स्रोत में आपको दिखाई देगा। तो इसमें मैं बता दूं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, जनता, क्या है, जनता है, ठीक है। शायद इससे आप लोगों को क्लियर ना दिखे तो व्हाइट पेन का ही मैं यूज कर लूं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है जनता, क्या है, जनता, ठीक है। तो सत्ता के स्रोत में क्या आएगा, जनता। जनता क्यों आएगा, तो हमने देखा था यहाँ पे कि अभी जो स्टार्टिंग हो रही है प्रस्तावना की, वो हो रही है कहां से, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। हम भारत के लोग, क्लियर है। तो जब हम भारत के लोगों की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, जनता। कहने का मतलब यह है कि जब हमने अंत में देखा था, अभी 3 शब्द देखे थे, एक था अंगीकृत, एक था अधिनियमित और एक क्या था, आत्म अर्पित, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो हम भारत के लोग हैं, और लास्ट बीच में जितनी भी चीजें दी गई है, चाहे संप्रभुत्व संपन्न की बात हो, चाहे यहाँ पे समाजवादी की बात हो, चाहे पंथ निरपेक्ष की बात हो, एवरीथिंग, जितने भी यहाँ पे मैटर दिए गए हैं, और लास्ट में 3 शब्द दे दिए गए, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित। कहने का मतलब यह है कि जितने भी ये बीच में शब्द हैं, उन सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है, हमारी है, अर्थात हम भारत के लोग हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सत्ता का स्रोत दिया गया है, वो दिया गया है किसमें, जनता में, ठीक है। और इसको ही क्या बोला जाता है, इस सत्ता की, जनता को ही क्या बोल सकते हैं हम, लोक प्रभुता। क्या बोलेंगे, लोक प्रभुता, लोक प्रभुता, ठीक है भाई। तो लोक प्रभुता, हालांकि ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में या उद्देशिका में लोक प्रभुता शब्द नहीं है। ये लोक प्रभुता शब्द जो दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था, रोसो के द्वारा दिया गया था, ठीक है। और ये के यहाँ, लेकिन भारतीय यहाँ पे क्या है, इसका मतलब जनता से ही है। तो स्रोत हो गया भारत की जनता। अब इसके बाद जब सत्ता के स्वरूप की बात करें तो यहाँ पे क्या है, संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व, संप्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्व संपन्न। इसके बाद समाजवादी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, ठीक है भाई। इसके बाद है लोकतंत्रात्मक, लोक तंत्रात्मक, और अंत में आ जाएगा आप यहां पे गणराज्य, गणराज्य, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो सत्ता का स्वरूप है उसमें क्या है, संप्रभुत्व संपन्न सबसे पहला शब्द, दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, इसके बाद लोकतंत्रात्मक, गण, और अंत में क्या है, गणराज्य, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है उनको लेकर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें स्वरूप है। और जब उद्देश्य की हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला है उद्देश्य क्या है, न्याय, नेक्स्ट है समानता, न्याय, न्याय से पहले एक सेकंड, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, नेक्स्ट है समानता,
समानता, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं से, व्यक्ति की गरिमा, ठीक है। इसके बाद है एकता अखंडता, एकता अखंडता, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूं गरिमा के बाद एकता एवं अखंडता, ठीक है। और अंत में जो शब्द आएगा इसके बाद वो आएगा बंधुता, बंधुता, ठीक है भाई। तो ये यहाँ पे बताया गया है, एक बार फिर मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं यहाँ पे प्रस्तावना की। जब हम बात करते हैं इसको डिफाइन हम करेंगे तो सबसे पहले सत्ता का स्रोत क्या है, दूसरा सत्ता का स्वरूप कैसा है, उद्देश्य क्या है इसका। तो सत्ता के स्वरूप स्रोत में यहाँ पे पहले आया जनता, जनता के बाद यहाँ पे जनता क्या है तो वो बता दिया आपको कि हम भारत के लोग से शुरुआत हो रही है और इसमें क्या है लोक प्रभुता, ठीक है। दूसरा सत्ता का स्वरूप संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। और इसके बाद उद्देश्य क्या है तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता, ये लिखा हुआ ऊपर। और अंत में क्या आएगा बंधुता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों को तो वो किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं इधर से क्वेश्चन आपसे मैक्सिमम पूछेगा, तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका क्लियर होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले जब न्याय की हम बात करते हैं तो यहाँ से पूछा जाता है कि प्रस्तावना के अंदर कितने प्रकार का न्याय है, ठीक है। तो न्याय की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा यहाँ से कि प्रस्तावना के अंदर किस प्रकार के न्याय को डिफाइन नहीं किया गया है, तो कोई अन्य न्याय दे देगा तो, लेकिन न्याय कितने प्रकार का, ओनली 3 प्रकार का है, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जब आगे देखेंगे इसको हम एक एक शब्द को डिफाइन करेंगे, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की है। और 5 प्रकार कौन से हैं, तो जैसे हो गया आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। एक होगी समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ठीक है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे व्यक्ति की गरिमा क्या है, और नेक्स्ट एकता अखंडता क्या है, और अंत में बंधुता क्या है, ठीक है। तो इन सब चीजों को लागू करने की बात करती है हमारी प्रस्तावना। और यहीं से मैंने बताया था आपको कि जब प्रस्तावना की शुरुआत होगी वो होगी हम भारत के लोग, ठीक है। ये सब चीज उसके बीच में आएगा। और अंत में 3 शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित, ठीक है। तो इन 3 शब्दों का पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे कैसे शब्द हैं, तो उसको लेके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लें हम, सबसे पहले क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है, ठीक है। पहला सबसे पहला है सत्ता का स्रोत क्या है, और सत्ता का स्रोत क्या है, भारत की जनता। सत्ता का स्रोत क्या है, भारत की जनता, ठीक है। सत्ता का स्रोत, और स्रोत क्या है, भारत की जनता। जनता में है सत्ता का स्रोत, ठीक है, हो गया। अब ये स्रोत क्या है, तो मैंने बताया कि यहां से इसको जो क्या बोला जाएगा, लोक प्रभुता, लोक प्रभुता, ठीक है। हालांकि ये भारतीय संविधान में नहीं है, भारतीय संविधान में क्या है, जनता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। लेकिन लोक प्रभुता का मतलब क्या है, तो सबसे पहले जब लोक की हम बात करें तो लोक का मतलब क्या है, जनता। लोक का मतलब क्या है, जनता, ठीक है। और प्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्चता। प्रभुता का मतलब मेरे बच्चों क्या होता है, सर्वोच्चता, ठीक है। क्या मतलब होता है, सर्वोच्चता। कहने का मतलब जहां पर जनता सर्वोच्च हो, जहां पर क्या हो, जनता सर्वोच्च हो, ठीक है, उसे ही क्या बोला जाता है, लोक प्रभुता। और ये लोक प्रभुता शब्द देने वाले कौन थे, रूसो। किसने दिया था ये शब्द, रूसो ने दिया था, ठीक है। और उन्होंने बताया कि लोक प्रभुता किसे बोलेंगे, जहां पर जनता क्या हो, सर्वोच्च हो, जनता की सर्वोच्चता हो, वही क्या कहलाता है, लोक प्रभुता कहलाएगा। और इसके बाद मैंने बताया कि यहां से ही शुरू हो रही है, कहां से प्रस्तावना, हम भारत के लोग, भारत के लोग,
ठीक है। और अंत में जब हम देखेंगे तो तीन शब्द हैं, अंगीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित, 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 और इसके बाद एक शब्द है यहां पे आत्म अर्पित, आत्म अर्पित। ठीक है, तो ये तीन शब्द तो आपको प्रस्तावना के सबसे एंड में मिलेंगे। अब इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब समझेंगे तो सबसे पहले क्या है, जनता सर्वोच्चता होगी, वहां पे क्या कह रहा है, लोक प्रभुता। अर्थात यहाँ का मतलब है कि हम भारत के लोग, कहने का मतलब ये है कि जो भी हम करने जा रहे हैं, जैसे संप्रभुत्व संपन्न साम्राज्यवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देने के लिए एवं विचार अभिव्यक्ति तथा धर्म उपासना की स्वतंत्रता के लिए, प्रतिष्ठा और सिर की समानता के लिए, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा एकता अखंडता बढ़ाने के लिए तथा बंधुता बढ़ाने की, जो भी लिखा हुआ है प्रस्तावना के अंदर। तो कहने का मतलब यह है जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी, हमारी। जैसे मैं बात करूं अंगीकृत, अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना। कहने का मतलब हमने स्वीकार किया है, ये हम भारत के लोगों का मतलब है अंगीकृत करते हैं, अंगीकृत का मतलब स्वीकार करते हैं। ठीक है। दूसरा यहाँ पे अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब होता है, अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। क्या करना, लागू करना। तो कहने का मतलब हमने स्वीकार किया है जो भी सब चीजें दी गई है भारतीय संविधान में। दूसरा हमने ही इसको लागू किया है, मतलब भारत की जनता ने लागू किया है। और तीसरा है आत्मर्पित, आत्मर्पित का मतलब है देश को सौंपना या किसी को अपने आप को सौंपना। तो कहने का मतलब यह है ये जो सब चीजें दी गई हैं उसको हमने ही क्या किया है, स्वीकार किया है, हम इसको लागू कर, हम इसको क्या करते हैं, लागू करते हैं, और हमने ही देश को सौंपा है या देश की जनता को सौंपा है। तो क्या है, हम भारत के लोग। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा, क्वेश्चन क्या होगा कि भारत की संविधान की जो सबसे सर्वोच्च शक्ति है वो किसमें है, संविधान की जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके अंदर है, तो वो किसके अंदर है, भारत की जनता के अंदर। किसके अंदर, भारत की जनता के अंदर। ये क्वेश्चन आएगा कि सबसे सर्वोच्च शक्ति संविधान की किसमें है, तो भारत की जनता में है। और किस प्रकार से है, तो मैंने बता दिया कि जनता का मतलब है लोक प्रभुता, लोक प्रभुता का मतलब लोक मतलब जनता, और प्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्चता, अर्थात जहां पर जनता सर्वोच्च है, ठीक है, वही लोक प्रभुता है। और इसी प्रकार से हम भारत के लोग अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी कि जो लोक प्रभुता है, ठीक है, इसका कुछ ना यहाँ पे इसका किसी कुछ यहाँ पे संविधान वेताओं ने इसका क्या किया है, इसका इसके विपरीत भी गए हैं, इसकी कटु आलोचना भी की है, इसकी क्या की है, कटु आलोचना भी की है। ठीक है, मैं क्या बता रहा था कि कुछ संविधान वेता क्या करते हैं, जो भारत की लोक प्रभुता शब्द है इसकी क्या करते हैं, आलोचना करते हैं कि ये लोक प्रभुता शब्द नहीं होना चाहिए था। ठीक है, और उन आलोचना करने वालों में से एक संविधान वेता हुए हैं जिनका नाम है केसी वियर, केसी वियर। ठीक है, केसी वियर कौन थे, ये ब्रिटेन के एक समाज शास्त्री, ब्रिटेन के एक राजनीति शास्त्री हैं, ब्रिटेन के हैं, ये बहुत ही बड़े दार्शनिक है ये। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि इन्होंने बताया है कि जो भारत की लोक प्रभुता है, जो लोक प्रभुता शब्द है, जो लोक प्रभुता है, इसको इन्होंने क्या बताया है कि यह एक भ्रम है। क्या है, यह एक भ्रम मात्र है। ठीक है, ये कहते हैं कि जब भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है, हम भारत के लोग, तो यह एक भ्रम मात्र है। और भ्रम मात्र क्यों कहा इन्होंने, तो ऐसी तो बात नहीं कि अपने आप में ये एक संविधान वेता भी है और राजनीतिक भी रहे हैं, बहुत बड़े दार्शनिक भी कह सकते हैं ना। तो इन्होंने कोई ना कोई तो ऐसा लॉजिक लगाया होगा कि जिसके आधार पर ये क्या कहते हैं कि जो भारत की प्रस्तावना में लोक प्रभुता है या हम भारत के लोग हैं वो क्या है, एक भ्रम है। ठीक है, तो जब इनके हम बात करें, जब इसका विश्लेषण हम करें, ठीक है, जब इसका विश्लेषण किया गया तो इसके कहने के आधार को देखा गया। ठीक है, तो सबसे पहला इन्होंने क्यों कहा ऐसा, पहला क्वेश्चन क्यों ऐसा कहा। ठीक है, और दूसरा हम यहां पे बता देंगे कि ऐसा जो ये कह रहे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पे क्यों कहा इन्होंने ऐसा, लोक प्रभुता को भ्रम क्यों कह रहे हैं कि भारत की जो लोक प्रभुता है संविधान में वो एक भ्रम मात्र है। तो इनका कहने का उद्देश्य ये था कि जब यहाँ पे 1946 में
जब 1940 में संविधान सभा की बैठक हुई तो संविधान सभा में जो व्यक्ति आए थे, ध्यान से सुनेंगे कि पॉइंट काम का है, जो संविधान सभा में व्यक्ति आए थे वो कहां से आए थे? वो डायरेक्ट जनता के द्वारा चुन के नहीं आए थे। उनका जो चुनाव हुआ था, आज उनका जो इलेक्शन हुआ था, वो डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं हुआ था, अर्थात प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। ठीक है, और ये इन्होंने इसी पॉइंट को, इस मुद्दे को पकड़ लिया कि जब संविधान सभा में व्यक्तियों के द्वारा चुनकर संविधान सभा के सदस्य नहीं आए तो फिर आप इतना बड़ा क्रेडिट कैसे दे सकते हो भारत की जनता को कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो कहना गलत है ना सर। तो इन्होंने इसलिए कहा कि एक भ्रम मात्र है, लेकिन साथ ही साथ इन्हें ये भूल गए कि जो भारतीय संविधान सभा में व्यक्ति आए थे तो वो भी तो कहां से आए थे? प्रांतों की सभाओं से चुनकर आए थे। और प्रांतों की सभाओं में पहले क्या हुई थी? वोटिंग हुई थी, और वोटिंग किसने की थी? वो जनता ने की थी। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं डायरेक्ट ना सही लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय संविधान सभा में जो व्यक्ति आए वो कहां से आए थे? जनता के द्वारा ही चुनकर आए थे। और यही कारण है कि कैसिगर क्या कहते हैं? इसको एक भ्रम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत में जो लोक प्रभुता शब्द है, ठीक है, हम भारत के लोग हैं, इसको भ्रम मात्र कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो कैसिगर है। और क्यों कहा? तो ये भी मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तो देखा हमने सत्ता का स्रोत क्या है। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करेंगे यहां पे नेक्स्ट जब हम बात करेंगे यहां पे सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्वरूप। ठीक है, तो सत्ता के स्वरूप में हम देखेंगे यहां पे कि संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है? सॉवरेन कंट्री से क्या तात्पर्य होता है? दूसरे बात यहां पे पहला क्या है? संप्रभुत्व संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, इसके बाद समाजवाद है, समाजवादी। समाजवादी के बाद नेक्स्ट है यहां पे पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के बाद यहां पे लोकतंत्रात्मक। ठीक है, इसके बाद यहां पे गणराज्य। ठीक है, समाजवाद, संप्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, तो ये शब्द है, सब क्या है? सत्ता का स्वरूप है ये। तो एक एक शब्द को हम इसको डिफाइन करेंगे यहां से कि संप्रभुत्व संपन्न से क्या तात्पर्य है। एक सॉवरेन कंट्री किसे हम बोलेंगे? दूसरा सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? समाजवादी क्या है? ठीक है, और दूसरा यहां पे हम देखेंगे कि पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य होता है, किसे कहेंगे पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो यहां पे ये भी हम देखेंगे कि भारतीय प्रस्तावना में कभी कभी धर्मनिरपेक्ष लिखा होता है, कभी कभी पंथ निरपेक्ष लिखा होता है, इनमें से कौन सा राइट होगा। इसके बाद लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? किसे डेमोक्रेसी कहेंगे हम। ठीक है, और नेक्स्ट यहां से गणराज्य का क्या तात्पर्य है, और रिपब्लिक क्या होता है, कब भारत रिपब्लिक बना। ठीक है, तो ये एक एक शब्द को हमने डिफाइन करना है, बट ये आज नहीं हो पाएगा, ये हम करेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, लेकिन इससे पहले जितनी भी बच्चों ने क्लास को देखा तो उन बच्चों का एक दायित्व तो बनता है कि इस प्रकार का कंटेंट आपको लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों में आप लोगों को मेरे साथ जुड़ना होगा और मैक्सिमम संख्या में आपको शेयर भी करना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज और बता दूं, मैं आपको एक खुशखबरी भी दे दूं कि कल से आपकी जो क्लास होगी वो लाइव क्लास में जुड़ूंगा मैं आपके साथ। तो टाइम निर्धारित क्या रहेगा? लगभग 7 से 8 बजे के बीच ये आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये हम आपको पहले ही स्टेटस के माध्यम से बता देंगे। ठीक है, कि कितने बजे मेरी क्लास लाइव होगी। ठीक है, तो और बच्चों ने जिनके पास भी लाइव का नोटिफिकेशन जाएगा तो उनका दायित्व ये भी बनता है कि वो इसको शेयर भी कर दें। ठीक है भाई, तो चलो मिलेंगे। अब इसी टॉपिक को मैं कल शुरुआत करूंगा, कल बताऊंगा आपको कि यहाँ से सत्ता का जो स्वरूप है वो किस प्रकार का है। ठीक है भाई, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार।